हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? राजी खुशी। फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ सभी क्लासेस का मैथ का बेसिक लेवल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी संख्या को गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है, साथ ही साथ बोर्ड मास के भी कुछ सवालों को हमने हल किया था। आज के क्लास में हम गुणज यानी कि मल्टीपल गुणनखंड यानी कि फैक्टर और अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है गुणज, क्या होता है आपका गुणनखंड और क्या होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि गुणज है क्या चीज़, जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल के नाम से जानते हैं। आखिर मल्टीपल होता क्या है? मल्टीपल कुछ नहीं है। अ मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी एंड इंटीजर। किसी भी संख्या को जब आप किसी नंबर से गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या को यानी किसी भी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो भी आंसर आता है वही आपका मल्टीपल कहलाता है ना। यानी कि अ मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट है, यानी कि आंसर आता है किसी भी क्वांटिटी का इंटीजर। इंटीजर का मतलब हो गया माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। मल्टीपल आपका माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे कि सर हमको 2 का मल्टीपल बताइए, 2 का मल्टीपल बताइए क्या क्या हो सकता है, तो 2 का मल्टीपल यानी 2 के मल्टीप्लाई में क्या क्या आता है, यानी आपको सिंपल सा 2 का पहाड़ा बोल देना है। यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, है कि नहीं, 2 अट्ठे 16, ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 का टेबल आप 20 टाइम्स ही बोलते हो तो 20 ही बस होगा। 2 का टेबल आप 10 बार बोलते हो ना तो 20 आता है। तो 2 का टेबल अगर आप 10 बार बोलते हो 20 आता है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 का मल्टीपल सिर्फ 20 ही होता है, उसके आगे भी और बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट एंड सो ऑन होगा। ठीक है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम 3 का मल्टीपल बोले तो 3 का आपको टेबल बोल देना है, यानी 3 के 3, 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, इस तरीक़ा से ये बढ़ते जाएगा आप जहाँ तक लिख सको, आप जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम 4 के मल्टीपल के बारे में बात करें तो 4 का टेबल बोल दीजिए, यानी 4 के मल्टीप्लाई में क्या क्या आता है, यानी कि 4, 8 है कि नहीं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम 6 के बारे में बात करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है कि नहीं, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल। मल्टीपल डैट मीन्स उसके गुणा में क्या आएगा। आपको अगर किसी का मल्टीपल पूछ रहा है तो आपको उसका गुणा बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे हम लोग कुछ बात करते हैं कॉमन मल्टीपल के बारे में। देखिए कॉमन का मतलब होता है ना कुछ कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक लोग हैं आपके पास, अगर आपसे कोई पूछे कि सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन मतलब है कि आपको सब में कंपेयर करके बताना है। जब भी कॉमन की बात होती है तो अकेला कभी भी कॉमन नहीं निकलता। कॉमन के लिए कम से कम कोई 2 बंदा होना ज़रूरी है। अगर कोई 2 बंदा है और दोनों में अगर आपको कॉमन देखना है तो दोनों में क्या खासियत है, जो सेम हो। तो जो दोनों में सेम होता है उसी को कॉमन कहा जाता है कि नहीं। जैसे आपका दोस्त दारू पीता है, आप भी दारू पीते हो, क्या दारू पीते हो, क्या नहीं पीते हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आप में कोई कॉमन नहीं है। तो अब अगर हम आगे बात करें तो कॉमन मल्टीपल कभी भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के बीच ही निकालना है। तो जैसे अगर आपको कोई बोल दे कि 3 और 5 में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या चीज़ का कॉमन भी बहुत सारे होते हैं, तो हमको मल्टीपल का कॉमन बताना है। किसका कॉमन बताना है? मल्टीपल का कॉमन बताना है। तो हम दोनों का मल्टीपल लिख देंगे, आप जहाँ तक लिखना चाहो। तो 3 6 9 12 15 18 21, इस तरीक़ा से ये आपका 3 का कॉमन मल्टीपल हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। उसका अगर हम 5 का मल्टीपल बोले तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा
जा 30, इस तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएगा। तो अब अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है सर? तो आप देखिए सर, यहाँ पे आपका 5 है, तो क्या ऊपर कहीं 5 है? नहीं है सर। यहाँ 10 है, ऊपर कहीं 10 है? नहीं सर। यहाँ 15 ऊपर, हाँ सर बिल्कुल 15 आपका कॉमन है दोनों में। फिर यहाँ 20 सर आगे है, 25 नहीं 30, यहाँ खैर 30 आएगा, 3 है ना, तो 3 का टेबल में तो 30 आता है, तो ये 30 भी जा करके कॉमन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्मली देखें तो कॉमन मल्टीपल आपका क्या क्या हो जा रहा है? तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आपके हो जा रहे हैं 15। और अगर आप और आगे जाओगे तो आप देखोगे कि 30 भी आपका कॉमन होगा, क्योंकि 3 का टेबल में 30 भी आता है और 5 में भी 30 आ रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, अगर आप इसका टेबल बोलते जाओगे तो और भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन हम यहाँ पहला कॉमन आपको समझा दिए कि कॉमन निकाला कैसे जाता है। ठीक है, आप चाहे तो और कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 में भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है, आप 3 का ले लीजिए। जैसे एक आध 2 का क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 6 और 12 के बीच आपको कॉमन बताना है, 6 और 12 के बीच। तो 6 का टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 है ना, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इस तरीक़ा से एंड सो ऑन। 12 का अगर बोले है ना, तो 12, 24, 36, 48, 60, इस तरीक़ा से 12 का टेबल आप बोलोगे तो इस तरीक़ा से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में क्या चीज़ सेम आपको दिख रहा है। दोनों में क्या चीज़ सेम आपको दिख रहा है। दोनों में क्या चीज़ सेम आपको दिख रहा है। तो सर यहाँ देखिए तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये हमको सेम नज़र आ रहा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, तो सर 24 भी कॉमन है सर। बहुत अच्छा, 24 भी कॉमन है। और कोई कॉमन है क्या सर? अगर आप आगे जाओगे तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 का टेबल में 60 आता है, यहाँ भी 60 है, तो 60 भी कॉमन होगा। लेकिन खैर हमारे पास यहाँ नॉर्मल कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो गए हैं? कॉमन मल्टीपल हो गए यहाँ पे आपके 12 हो गए, 24 हो गए। अगर आप और आगे जा रहे हैं तो 60 भी आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे, अच्छा 60 से पहले आपका 48 भी आएगा, क्योंकि 6 का टेबल में तो 48 भी आता है ना। ठीक है, तो आप 48 भी आपको कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 का टेबल में 48 भी आता है। उसके बाद फिर 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके कॉमन होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आपको दिख रहा है बस वही लिखें, ज़्यादा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो गुणज क्या है ये अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि गुणज मतलब जब भी किसी का गुणज बोले आपको कुछ नहीं करना है, उसका टेबल बोल देना है। अच्छा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि बताइए 3 का 3 गुणज बताइए, अगर बोले 3 का 3 गुणज यानी 3 का 3 मल्टीपल बताइए, तो 3 का 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3 को बताना है, यानी एक हो जाएगा 3 हो जाएगा खुद, तो 3, फिर उसके बाद 6 9, 3 का 3 मल्टीपल हो गई। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। गुणज हो गया, अब आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टर के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टर के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग गुणनखंड कहते हैं। अच्छा, एक होता है आपके पास गुणनखंड और एक होता है आपके पास अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, दोनों में क्या अंतर है सर? तो दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन दोनों में हम लोग सेम ही काम करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये गुणनखंड क्या है। गुणनखंड क्या है? तो डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर exactly and no remainder left, then the divisor is called a factor of the dividend। अब सर इतना लंबा चौड़ा भाषण का क्या मतलब है? तो चलिए भाषण को मारिए गोली, हम लोग इसके बेसिक चीज़ों को पकड़ते हैं। कहता व्हेन, जब आप किसी संख्या को डिवाइड भाग देते हो अनदर नंबर किसी दूसरी संख्या से, मान लिया जाए आपके पास कोई संख्या है 8,
अब उसको आप किसी दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, और ऐसा भाग देना है कि पूरी तरीका से डिवाइड चला जाए, यानी कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो एक ऐसा नंबर जिसको जब आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और उससे डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर बिल्कुल भी जीरो बचता है, यानी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तब उस कंडीशन में जो आंसर आया है, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो, जो डिवाइड कर रहे हो, वो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर कहलाता है। यानी यहाँ पे 2 8 का फैक्टर होगा, 2 8 का फैक्टर होगा, क्योंकि 2 8 को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। यानी एक ऐसा नंबर जिससे कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वही नंबर हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, या फिर आप ऐसे भी समझिए कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर जानना है ना आपको, तो आप बस ये देखो कि वो किससे किससे डिवाइड जा रहा है, यानी किसके किसके टेबल में वो आएगा। अगर आप 2 की बात करें तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 सर आपका 1 और 2, यानी 2 1 के भी टेबल में जाता है और 2 के भी टेबल में जाता है। 3 की बात करें तो 3 1 के भी टेबल में जाता है और 3 के भी टेबल में जाता है। 4 की बात करें तो 4 1 का भी टेबल में आता है, 2 का भी टेबल में आता है, 4 का भी टेबल में आता है। 5 1 में भी आता है, 5 में भी आता है। 6 1 में आता है, फिर आपका 2 में भी आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। तो यहाँ 6 का फैक्टर क्या हो गया, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। यानी इन सभी नंबर से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 8 के फैक्टर की बात करें तो 8 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के टेबल में आता है। क्या 3 का टेबल में आता है बच्चों? नहीं आता है। 4 का टेबल में, हाँ से बिल्कुल 4 का टेबल में आता है। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 नहीं, 8 में आता है। 9 किस में आता है? 1 का टेबल। 1 देखिए 1 तो सब में रहेगा, 1 में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, तो 1 सब में रहेगा। 1 उसके बाद 2 में नहीं आएगा, ये 3 का टेबल में आएगा, उसका सीधे 9 का टेबल में आएगा। 20 2 का टेबल में आएगा, उसके बाद आपका 4 का टेबल में आएगा, फिर 5 का टेबल में आएगा, उसके बाद आपका 10 का टेबल में आएगा, उसके बाद खुद 20 का टेबल में आएगा। और 30 की अगर हम बात करें तो 31, अच्छा 1 इसमें भी होगा, 1 का टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में नहीं आता बच्चों, 5 में आता है, फिर 6 में आता है, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आता है, उसके बाद फिर 15 में आएगा, उसके बाद फिर खुद 30 का टेबल में आता है। तो 30 का इतने सारे फैक्टर हो गए, 30 के इतने सारे फैक्टर हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, फैक्टर का मतलब होता है अगर किसी भी नंबर का फैक्टर यानी कि गुणनखंड आपसे पूछे तो आपको ये देखना है कि वो नंबर किसके किसके टेबल में आता है, यानी किस किस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, किस किस संख्या से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाएगा। तो आप उसको क्या कहेंगे बचवा? आप उसको कहेंगे फैक्टर। तो 2 1 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 2 का फैक्टर 1 और 2 दोनों हो गए, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि सर अगर किसी भी चीज़ का फैक्टर निकाले, जैसे 2 का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि किस संख्या को किस किस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो जिस भी संख्या को आपस में गुणा करने पे 2 आ जाए वही संख्या इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे 2 1 और 2 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और संख्या है जिसको गुणा करने पे 2 आएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 अगर आप 1 × 2 लिखे तो 2 आ रहा है, यानी 2 का फैक्टर 1 और 2 हो गया। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें 4 के बारे में, तो 4 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है? तो सर 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 4 आएगा, है कि नहीं? या तो सर 4, या तो आप इसको क्या करेंगे, सर 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 4 आएगा।
2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 भी आपका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर के बारे में, आखिर ये कॉमन फैक्टर होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग सार्वगुणनखंड के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग सार्वगुणनखंड के नाम से जानते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों लोग, सार्वगुणनखंड, गुणनखंड कहेंगे। हिंदी में सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहा जाता है। उभयनिष्ठ यानी जो दोनों कॉमन, इंग्लिश में तो कॉमन कहते हैं, सिंपल सी भाषा है कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सब में मिलता जुलता हो, यानी किसी भी अगर 2 व्यक्ति के बीच कॉमन देखना है तो दोनों में क्या खासियत है जो सेम सेम है। 3 व्यक्ति के बीच देखना है तो तीनों में क्या चीज़ सेम सेम है। तो आजकल सब में सेम सेम क्या है, सब दारू पीता है, क्या है कि नहीं, सब मतवार है सार लोग। चलिए ठीक है, मतवार छोड़ा। अब आगे हम लोग बात करते हैं बुझवा लोग कि कॉमन फैक्टर, जैसे मान लिया जाए आपको ये बोल दे कि 6 और 10 है कि नहीं। चलिए 6 और 10 के बीच कॉमन फैक्टर बताइए क्या क्या सार्वगुणनखंड है। तो आप ये देखेंगे सर कि 6 की गुणा में क्या क्या आ रहा है, 6 किससे किससे डिवाइड जा रहा है कि नहीं। 6 किससे किससे डिवाइड जा रहा है, तो सर 6 आपका 1 से डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड जा रहा है और 3 से डिवाइड जा रहा है। अगर आप 10 की बात करें तो 10 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा और खुद 10 से जाएगा। अच्छा ये 6 से भी जा रहा है, ठीक है। तो सार्वगुणनखंड का मतलब हो गया कि जब आप इसका फैक्टर लिखे तो आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो सर ये 2 कॉमन है कि नहीं, और कोई कॉमन है क्या बच्चों, नहीं है, 1 है। तो 1 को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, आप चाहे तो लिख दे, चलिए नाराज ना हो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर जो हो गया, हम CF लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। तो 1 को नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि 1 तो सब में होता ही होता है। इसका मतलब ये है सर कि 6 और 10 यानी कौन सा ऐसा संख्या है जिससे दोनों एक साथ कट जाए, यानी जिसका टेबल में दोनों आता हो, वही होता कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते ही क्यों है, कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते इसलिए हैं ताकि हम एक ही बार एक संख्या से काट दें, जो भी संख्या है उसको एक ही बार में खलास कर दें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 एक ऐसा संख्या है जिसका टेबल में 10 और 6 दोनों आ रहा है, 10 और 6 दोनों आ रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों लोग, चलिए ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे हम लोग क्या देख लें, जैसे 6 देख लेते हैं, 12 अब इन दोनों के बीच। तो 6 का टेबल लिखेंगे तो 6 किसके किसके टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। और 12 1 में, 2 में, 3 में, 6 में, है कि नहीं। अब उसके बाद किस में आएगा बच्चों लोग, 12 में आएगा। अब इससे कॉमन क्या क्या हो गया, 2 है और 3 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 2 और 3। तो जब भी आपको सार्वगुणनखंड पूछे तो आपको उसका क्या कर देना है, फैक्टर लिख देना है और देखना कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ 2 भी है और 3 भी है, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे अभी आप लोग को कि अगर 6 का फैक्टर लिखना चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है ना। जैसे 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा,
2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा। तो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर अगर आ जाता है तो वही नंबर क्या करता है, फैक्टर। यानी 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। 2 भी फैक्टर और 3 भी क्या है बच्चों, फैक्टर है। ये चीज़ें तो समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर समझ में आया कि ना आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए पहले यहाँ तक आप नोट करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सर अभी भी हम लोग गुणनखंड देखे ना, फैक्टर, लेकिन ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम एक तरफ आपको फैक्टर ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर आप 6 का फैक्टर देखें तो हमारे पास क्या जा रहा था, 6 का फैक्टर बच्चों 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था और 6 आ रहा था। या इसी को आप ऐसे बोल सकते थे कि किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा था, उसका 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा। तो ये सभी इसके क्या है, फैक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम 6 की बात करें तो आपको देखिए फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन लगभग मिलता जुलता है। लेकिन जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जब भी आप इसको तोड़ोगे ना तो जो भी संख्या आएगा सब अभाज्य होगा। अभाज्य मतलब प्राइम होगा। अब प्राइम का मतलब समझते हैं ना, जो किसी से डिवाइड नहीं जाता है, जो किसी से डिवाइड नहीं जाता है। अगर आप 6 का फैक्टर लिखते हैं तो यहाँ 6 भी आ गया, क्या आ गया, 6 भी आ गया। और 6 आपका क्या है, 6 आपका एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब आप 6 का मतलब यही 6 का फैक्टर ये सब हो रहा है, लेकिन जब इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको तोड़ देना है। यानी जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर भी है ना, भाज्य संख्या भी, उसको अभाज्य में बदलना है। जैसे कैसे बदलेंगे, तो इसको हम बदलेंगे कि आप इसको ऐसे करोगे, ऐसे कर दोगे। आप ये देखो कि किसके किसके टेबल में आ रहा है। तो सर ये 1 का टेबल में आ रहा है, 2 का टेबल में आ रहा है, 3 का टेबल में आ रहा है। तो 2 से पहले इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6। अब ये 3 किसी का टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 3 1 जा 3। तो इस तरीक़े से आप 6 को देखें तो 2 × 3 × 1 आ रहा है। अब 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 को अब जब आप तोड़ते हैं तो जो नंबर आया दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। दोनों का दोनों क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। इसलिए जब हम ऐसा तोड़ते हैं तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फैक्टर में क्या होता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी जब आप नंबर को तोड़ोगे तो हमेशा आपका अभाज्य संख्या ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी, बस दोनों में यही अंतर है बच्चों। इसमें आपका देखिए भाज्य भी है और अभाज्य भी है, भाज्य भी है और अभाज्य भी है, दोनों में यही फर्क है और इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गया है। तो चलिए अब हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग 6 के बारे में बात कर रहे थे, तो 2 3 जा 6 यानी 6 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 3। अगर आप मान लिया जाए 10 का करते हैं, या चलिए 3 का करते हैं, तो 3 किसका टेबल में, 3 1 जा 3 होगा, यानी 3 को जब आप तोड़े तो 3 × 1 आ गया। उसके बाद अगर आप 4 का करते हैं तो 4 2 का टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, फिर ये 2 किससे आएगा, 2 1 जा 2, यानी 4 को जब आप तोड़े तो 2 × 2 × 1 आ गया। ठीक है। अब अगर आप 6 तो कर लिए हैं, 7 को छोड़िए, 8 को देखते हैं। अब देखिए 8 किसका किसका टेबल में आता है, 8 किसका किसका टेबल में आता है। तो सर 8 आपका आता है, 2 का भी टेबल में आता है सर, 4 का भी टेबल में आता है, 8 का भी टेबल में आता है। तो सबसे पहले आपको छोटा से डिवाइड करना। आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तो इसका फैक्टर है, 4 क्या है, फैक्टर है। अब 4 कैसा फैक्टर है, तो ये आपका कंपोजिट फैक्टर है, यानी कि भाज्य संख्या 4।
और जब भी आप गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो आपको अभाज्य संख्या ही हमेशा आना चाहिए। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या, यानी आप 2 से करेंगे। और वैसे भी जिस भी चीज़ से डिवाइड जाएगा ना, तो सबसे छोटा से ही पहले आपको डिवाइड करना है। तो 2 से, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब चूंकि अब हम इसमें और नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका भाज्य संख्या है, आपको अभाज्य करना है। तब फिर 4 किससे जाएगा? 2 से, तो फिर इसको 2 2 जा 4 कर देंगे। अब फिर अगर चाहे तो 2 किससे जाएगा? 1 से, 2 1 जा, ठीक है। तो 8 का आप किए तो क्या आ गया बच्चों? 1 2 3 और ये 1, ऐसे, ठीक है। अब रही बात कि जब भी आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आएगा। देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही चीज़ आएगा। तो ये तरीका है गुणनखंड करने का, अभाज्य गुणनखंड करने का। चलिए कुछ और बड़े क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे हम मान लिया जाए 192 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 192 ले लेते हैं। अब 192 को अगर आपको बोले कि चलिए भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप क्या करोगे? आपको करना कुछ नहीं है सर, आप ये देखोगे कि किसका किसका टेबल में आएगा। तो सर ऐसा है ना कि 192 बहुत बड़ा हो जा रहा है, किसका पहाड़ा में हम लोग 192 देखे तो याद ही नहीं है। अब किसका टेबल में जाएगा वो भी नहीं जान रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों लोग, अगर लास्ट में हम पहले भी बताए हैं, अगर लास्ट में यानी यूनिट में 0 2 4 6 8 ये नंबर रहे, इसका मतलब वो इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। और जितने भी सम संख्या होते हैं, जितने भी सम संख्या होते हैं, सारे के सारे 2 से डिवाइड जाते हैं। यानी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तब 2 से डिवाइड करेंगे। अब बड़ा संख्या का हम नहीं जान रहे, तो अब यहाँ साइड में आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2 से चलिए डिवाइड कीजिए। तो हम बताएं ना, पहला छोटा है तो दोनों को लेंगे, तो 2 9 18 बच गया 1, अभी 2 आएगा 12, 2 6 12 कट गया। यानी कितनी बार में कट गया सर? 96, यानी 96 बार में कट गया। 2 का पहाड़ा 96 बार बोलेंगे तो 192 आएगा। अब फिर आगे तोड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको इतना तोड़ना है कि सब का सब अभाज्य हो जाए। जितने भी नंबर आएंगे सब क्या में आना चाहिए? अभाज्य में। आप इसमें नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो 96 है, ये तो क्या है? 96 है। 96 इसका फैक्टर है। 192 96 मतलब 192 का फैक्टर 96 है, क्योंकि 96 का पहाड़ा में 192 आता है। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है 192 का, क्योंकि अभाज्य में सारे अभाज्य आने चाहिए। तो फिर से इसको देंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 1 बचा, यहाँ चला गया 16, 2 8 16, 48 बार में कटेगा बच्चों। उसके बाद फिर 48 को आप तोड़ना है, तो ये किसका टेबल में आता है? तो आता तो बहुत सारे चीज़ में है, लेकिन आपको सबसे छोटा नंबर से ही देना है। और सबसे छोटा नंबर आपका 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से ही जाएगा, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से ही जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये 3 किसी से नहीं जाएगा, खुद 3 का ही टेबल में आएगा, 3 1 जा 3। तो इस तरीक़ा से अगर आप 192 को देखें तो इसका गुणनखंड क्या हो जा रहा है? अभाज्य गुणनखंड 2, कितने बार 2 है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो उसके बाद 1 बार 3 है। आप 1 को लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे तो वही आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों लोग? तो आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। छोटा कैसे लिखेंगे? देखिए 2 कितना बार है सर? 1 2 3 4 5 6, तो आप 2 का मूड़ी में 6 लिख दीजिए। 2 की मूड़ी में क्या लिख देंगे बच्चों लोग? 6, ठीक है। उसका गुणा 3 लिख दीजिए। 3 एक बार है तो मूड़ी में 1 लिख दीजिए, और नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो इस तरीक़ा से छोटा, यानी 2 हो गया 6 बार और 3 हो गया 1 बार। चलिए एक आध और संख्या का गुणनखंड हम लोग देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे किसका देख ले बच्चों? 625 का देख लीजिए सर, आपकी मर्जी। ऐसे भी हम लोग का कहाँ चल रहा है, ठीक है। चलिए 625 का देख लेते बच्चों। तो 625 सर, अब इसका संख्या का लास्ट में 5 है। अब 5 है तो जाहिर से बात है सर ये 2 से तो भाग नहीं जाएगी, क्योंकि विषम संख्या है। तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? देख लीजिए, 3 दूना 6 हो गया,
अब 25, तो 25 फिर 3 का पहाड़ा में नहीं आता तो 3 से नहीं जाएगा। 4 का पहाड़ा में सर 4 एका 4, 2 गया, 4 पचे 20, 2 गया 25, 4 का पहाड़ा में 25 भी नहीं आता है। 5 का पहाड़ा में आएगा सर, बिल्कुल हमेशा याद रखना बच्चों, अगर किसी संख्या का लास्ट में 0 और 5 रहे तो वो संख्या 5 से भाग जाएगा, वो संख्या 5 से भाग जाएगा। इस चीज़ को आप लोग रट लें। चलिए तो इसको 5 से भाग देते हैं, तो 5 एका 5 हो गया बच्चों, एक बार में देंगे तो 5 हो जाएगा, क्या बच गया 1। अब 1 जो बचेगा वो यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 12 हो गया। अब 5 दूना 10 हो गया, तो 2 बच्चा यहाँ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तब ऐसे अलग से भाग करके देख सकते हैं। 5 से 5 एका 5, 1 बच गया, उसके बाद ये 2 उतरेगा, 5 दूना 10, 2 बच गया, उसके बाद ये 5 आएगा, फिर 5 पचे 25, पूरा ख़त्म, यानी 125 आ गया। अब फिर 125 किसी के संख्या में जाता है क्या सर, तो बिल्कुल सर, लास्ट 5 है तो 5 से ही हम लोग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 125 को अगर आप 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, यहाँ जाएगा, 25 हो गया, 5 पचे 25। अब 25 बच गया, फिर ये 5 से ही जाएगा, 5 पचे 25। अब ये 5 किसका पहाड़ा में जाएगा, जो 5 से ही, 5 एका 5। तो इस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो 625 का गुणनखंड 1 2 3 4, 4 गो 5 हो गया। समझ आ गया बच्चों लोग। यानी यहाँ पे जब आप तोड़े तो देखिए जितने भी नंबर है सब अभाज्य है कि नहीं है, तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो उम्मीद है आज के बाद आप लोग अभाज्य गुणनखंड नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको करना है और बताना है कि क्या आया आंसर। एक 20 है सर, दूसरा हम ले लेते हैं 40, उसके बाद ले लेते हैं 100, उसके बाद ले लेते हैं 169 ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं 144 ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं 250। तो ये नंबर है। इसका एक और बड़ा नंबर हम आप लोग को देना चाहेंगे, 28456। एक इसका आप लोग करेंगे। देखिए इन सभी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना है और आपको बताना है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए हो गया। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो आज हम लोग सीखे गुणनखंड के बारे में, उसके बाद गुणज के बारे में सीखे और सीखे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ये अभाज्य गुणनखंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर तो आप एलसीएम और HCF निकाल ही नहीं सकते, यानी लासा मासा निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM और HCF के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।